अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान? कैसे हैं आप सब? तो जैसे भी कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ चुका था, सर वर्कशीट आपने कहा था कि जब चैप्टर खत्म होगा तो वो मिल जाएगी। तो मेरा बेटा आज आपको वर्कशीट मिल जाएगी और लेक्चर के एंड में एक सी बात है, संडे वाले दिन तो टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी किस्म का कोई काम नहीं करते, कंप्लीट रेस्ट करनी होती है। और आज हम लोगों ने अपना यूनिट नंबर 3 करना है और आज ऐसी ये स्टेप भी फॉलो अप जरूर करेंगे कि आज जो 5 एमसीक्यूज आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे ना मेरी जान, उसका सोल्यूशन भी मैं वेट करूंगा कि जैसे वो 5 एमसीक्यूज आप लोगों के सॉल्व होते हैं, आप लोग उसका टेस्ट देते हो, तो फिर उनको मैं क्लास में जो उनके सोल्यूशंस के जो हिंट है वो भी लिख दिया करूंगा, ताकि डेफिनेटली आप साथ साथ उन चीजों को सॉल्व करते जाओ। तो जो मेरा बेटा आई थिंक वैसे उनका यही इशू होता था कि सर एवरीथिंग इज ओके, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जो एमसीक्यूज है ना उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर दिया जाए तो मेरी जान वो भी आज से होंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है या यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो मेरा बेटा वो हमारे पास वर्क एंड एनर्जी से रेलिवेंट है। जी मेरा बेटा, हम लोगों ने आज बात करनी है वर्क एंड एनर्जी पे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन टोटली डिपेंड करता है आप लोगों की कंसंट्रेशन पे कि आप उसको कितना कंसंट्रेट करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया, आप सब भी बहुत ग्रेट हो, खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो। अब मेरा बेटा हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, वर्क एंड एनर्जी। सो वर्क एंड एनर्जी, और इवन कि मैं ये भी चाह रहा था कि जो आप लोगों के एमसीक्यूज आपसे सोल्व ना हो इवन द वर्कशीट, तो मेरा बेटा आप उसके आंसर्स भी या उसका सॉल्यूशंस भी मेरे से ले सकते हो। अगर बेटा फिर हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के अंदर, सबसे पहले तो हमारा जो मेन कंसर्निंग टॉपिक होगा वो वर्क होगा। वर्क के बाद हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आज मैं सबसे पहले जो मेन कंसर्निंग टॉपिक है जिसका भी मैंने नाम लिखा वर्क, उसकी बात करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास इस बुक का जो टॉपिक आता है मेरा बेटा वो आता है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सबसे पहले तो मेरे बच्चे आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट फोर्स? तो मेरे बेटे आपके पास अगर मैं कांस्टेंट फोर्स की बात करूं मेरा बेटा, अगर बात की जाए कांस्टेंट फोर्स की, तो कांस्टेंट फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो। यो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और क्वांटिटी तब आपके पास कांस्टेंट हो सकती है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों में किसी किस्म का चेंज ना आए, ये दोनों सेम रहे, तो हमारे पास जो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। जी मेरा बेटा, दुआ ठीक है। अब मेरा बेटा बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला, हमारी इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं वर्क की। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट कवर्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको हम वर्क कहते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी it covers some distance, it covers some distance in the direction of force। इनका कितने मिनट का टेस्ट होता है? it covers some distance in the direction of force। इसको हम मेरा बेटा डिफाइन करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास मैं वर्क का फॉर्मूला लिखता हूं। हम लोगों ने हमेशा एग्जांपल में डॉट प्रोडक्ट की पढ़ा होता है कि वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो हमारे पास मेरा बेटा आता है एफ डी कॉस थीटा। हमारे पास क्या आता है मेरा बेटा? एफ डी कॉस थीटा। तो 10 मिनट पहले मुझे बता दीजिएगा एफ डी कॉस थीटा। अब मेरे बेटे मैं यहां पे ये बात करता हूं कि सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस डायरेक्शन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है और उसमें ये फोर्स लगी, जैसे कि आप किसी ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहे हो रस्सी के साथ, आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, अब वो ब्लॉक आपकी तरफ आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आपके पास मेरा बेटा फोर्स है। तो आप ये नहीं कह सकते कि फोर्स का अब कौन सा अफेक्टिव कंपोनेंट एक्ट कर रहा है उस ब्लॉक को जो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को ट्रेवल करवा रहा है। अब मेरे बेटे हम क्या करते हैं, फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं।
फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजोल्व करते हैं, एक लाइन पैरेलल टू एक्सिस ड्रॉ की जाती है मेरा बेटा और एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ की जाती है। ये आपके पास थीटा है, इसको मेरी जान हम नाम देते हैं मेरा बेटा एफ एक्स का और इसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा एफ वाई का। अब खुद ये चीज इमेजिन कर सकते हो कि मेरा बेटा सर वॉइस नहीं आ रही, जरफशा कह रही है, इज एवरीथिंग ओके मेरा बेटा, आप अपना माइक वगैरह चेक करके देख लें क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अब मेरे बेटे आप यहां से खुद ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं मेरे शहजादे कि आपके पास ब्लॉक को यहां से यहां तक ले जाने के लिए अगर कोई अफेक्टिव फोर्स मौजूद है तो वो एफ का एक्स कंपोनेंट है जिसे हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा। इसलिए मेरा बेटा हम वर्क के फॉर्मूले में लिखते होते हैं एफ कॉस थीटा, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे बेटे हमारे पास कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले cos थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब जाहिर सी बात है यहां पे कोई वेक्टर ए था, इसको हम वेक्टर बी कंसीडर करते हैं और इन दोनों की टेल का जो कॉमन ओरिजिन होता है ये वाला एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, चाहे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स है, बिटवीन टू वेक्टर्स। और कहां पे बनता है मेरा बेटा, इन दोनों के कॉमन पॉइंट, कॉमन ओरिजिन पे, कॉमन ओरिजिन। एक चीज याद रखो मेरा बेटा, जब भी एंगल की बात की जाती या तो वो दो वेक्टर्स के दरमियान या फिर दो टेल्स के दरमियान किया जाता है, कभी भी वेक्टर और टेल के दरमियान एंगल नहीं बनता। इस बात को मेरा बेटा अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं या एंगल की बात करते हैं तो एंगल मेरा बेटा हमेशा आपके पास दो वेक्टर की टेल्स या दो वेक्टर्स के हेड के दरमियान लिया जाता है। एक और चीज मेरी जान जी मेरा बेटा, वीडियो क्वालिटी 720 पे आप सेट करें, अपना पेज रिफ्रेश करें और जो ब्राउजर है वो क्रोम यूज करें। अब यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट है कि आपके पास वर्क मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, लेकिन एक चीज याद रखो, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव के लिए भी होती है, मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव के लिए भी होती है। दोनों तरह का वर्क मौजूद है, वर्क पॉजिटिव मैक्सिमम भी होता है, वर्क नेगेटिव मैक्सिमम भी होता है और आपके पास वो मिनिमम वर्क भी मौजूद होता है। अब मेरे बेटे अगर आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया तो मैं इसको रेस कर देता हूं। जी मेरे बेटे, तो मैं इसको रेस करने लगा हूं। सबसे पहले तो मेरा बेटा राइट वाला रिपीट कर दो मेरे बेटा। मैंने ये कहा कि जब आप किसी ब्लॉक को फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहे हो भाई, तो अब ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इट मींस कि फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो फोर्स नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस या नॉट अलोंग द वाई एक्सिस हो तो हम फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, एक्स और वाई में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब यही होता है कि ऐसे दो कंपोनेंट्स जिनमें एंगल आपके पास 90 डिग्री आ रहा हो। चलिए मेरा गुड है अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। अब यहां पे मैं बात करता हूं मैक्सिमम पॉजिटिव, आपके पास वर्क मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब मेरा बेटा आपके पास एफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें। जैसे कि मैं किसी भी ब्लॉक को इस तरफ पुश करूं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं ऑब्जेक्ट उसी ही डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में आपके पास मेरा बेटा मूव कर रहा है। व्हेन एफ एंड डी आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन एफ एंड डी आर पैरेलल टू ईच अदर, और जब भी दो क्वांटिटीज के दरमियान ये वर्ड पैरेलल का बोला जाए तो मेरा बेटा याद रखिएगा कि आपके पास जो एंगल आता है मेरा बेटा वो 0 डिग्री है। आपके पास एंगल क्या आता है मेरा बेटा, 0 डिग्री होता है। अब मेरे बच्चे आप लोगों ने जब ये चीज देखी होगी कि जब हम बात करते हैं फॉर्मूले की, फॉर्मूला जनाब आपके पास है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे बच्चे इसको ओपन करें तो आपके पास बनता है एफ टी कॉस थीटा। अब थीटा मेरे भाई आपके पास 0 डिग्री है। अब मेरा बेटा सर प्लीज रिमूव करने में जल्दी, मेरा बेटा मैंने कल भी सना बच्चे ये बात समझाई थी कि अगर आपको ये फील होता है कि जल्दी रेज हो गया तो आपके पास मेरा बेटा एक ऑप्शन मौजूद होता है पॉज करने का।
रोकने का वीडियो को, आप उसको रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकती हो मेरी बहन, इसमें कोई मसला नहीं है। एफ डी कॉस थीटा एंड थीटा जब मेरा बेटा 0 पुट करें तो आपके पास कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है, तो आपके पास वर्क आएगा एफ डी जो कि मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। अब मैं सेकंड केस की बात करता हूं मेरा बेटा। ये प्लीज सर से बोलो कि माइक्रोफोन वाला ऑप्शन रखिए। सदके जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता मेरा पुत्र, नहीं। और रही बात ये क्लास में ये जो वोटिंग का काम है ना मेरा बेटा, आप प्लीज क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना, फजूल किस्म की कोई भी मेरा बेटा हरकत नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द लेक्चर। मैंने हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस तरह की कोई किसी किस्म की बात नहीं करेंगे मेरा बेटा। आपको कमेंट्स में अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा तो फिर बताओ, आपकी आवाजें लगाने से, आपकी ऊंची बोलने से या वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करने से ऐसा कुछ होगा तो मेरा बेटा तब भी कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा बेटा बी सेंसिबल। ये आप लोगों को लास्ट टाइम वार्न किया गया, नेक्स्ट वार्न नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैंने कल भी बेटा बात की थी कि प्लीज कोशिश करें कि जितने प्यार से आप लोगों से बात की जाती है ना मेरा बेटा, उस प्यार को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश कर लें। अब मेरा बेटा अगर इसी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो मैक्सिमम नेगेटिव वर्क होगा। जैसे कि हम ये बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तो एंगल यहां पे मेरा बेटा अब 180 डिग्री होगा। जब एंगल 180 डिग्री होगा तो हम मेरा बेटा बात करेंगे एफ डॉट डी की। यह आएगा आपके पास मेरा बेटा एफ डी कॉस थीटा एंड कॉस थीटा मतलब 180 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -1, तो ये आ जाएगा माइनस एफ डी। एफ डी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब आपस में प्रोडक्ट आ जाए और एंगल की वजह से उनकी वैल्यू में कोई चेंज ना आ रहा हो तो वर्क मैक्सिमम होता है। उनको कम या ज्यादा नहीं कर रहा मेरा बेटा, 0 पे ये वर्क मैक्सिमम इसलिए आता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। जब 1 पुट करूंगा तो मेरे पास एफ डी आएगा पॉजिटिव, तो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम आ गई। अब अगर आपके पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आपके पास एंटी पैरेलल आ रहे हैं, और जब भी एंटी पैरेलल का वर्ड यूज किया जाता है तो एंगल जो आप लोगों के जहन में आना चाहिए मेरा बेटा वो 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल जो उस वक्त आपके जहन में आना चाहिए मेरा बेटा वो आपके पास 180 आना चाहिए। एफ डी कॉस थीटा, अब कॉस 180 जब आप देखोगे तो आपके पास उसकी वैल्यू होती है -1। जब -1 एफ डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले वर्क था एफ डी, अब आ गया माइनस एफ डी। एफ डी की वैल्यू मैक्सिमम थी, अब वही वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम आ रही है तो मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम है। अब मेरा बेटा थर्ड सेंटर वाली पोजीशन या कंडीशन की बात करते हैं कि अब कौन सा केस होगा कि जब आपके पास जो वर्क की वैल्यू है वो 0 होगी। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा मेरा बेटा। जब मैं बात करता हूं कि जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाए, 90 कब आएगा? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो मेरा बेटा आपके पास यहां पे जो एंगल लिया जाएगा मेरी जान वो 90 डिग्री होगा मेरे बच्चे। अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये आपके पास मेरा बेटा खुलेगा एफ डी कॉस थीटा एंड थीटा मेरा बेटा हम लेंगे 90 डिग्री। और जैसे ही आप मेरे बच्चे 90 डिग्री लिखोगे कॉस 90 डिग्री तो उसकी वैल्यू आपके पास 0 आएगी, तो वर्क आपका मेरा बेटा 0 आ जाएगा। तो आप कहोगे वर्क कब 0 होगा? जब आपके पास मेरा बेटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री का। जी मेरा बेटा परपेंडिकुलर हो तो वर्क 0 होता है। यहां तक मेरे बेटे अगर क्लियर हो गए तो आप लोगों ने क्लियर का कमेंट करना है ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट बात, फिर मैं आपको एक और केस की बात, मजेदार बात बताता हूं। फिर उसके बाद मेरा बेटा मैंने एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर यही चीज बताई थी कि अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जब प्लेन में हम बात करते हैं वो एफ का एक्स कंपोनेंट होता है। ब्लॉक वाली एग्जांपल से
शरीका या जो भी मेरा बेटा ये चीज बताई थी। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा जरा। अब मैं आपके सामने एक बात करता हूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है मेरा बेटा, अब मैं इसके अंदर एक दफा रेस करना चाह रहा हूं, आप लोगों ने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। ये देखिएगा मेरा बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन स्टार्ट की। जी मेरा बेटा, अगर वाई कंपोनेंट, दोनों ऑब्जेक्ट्स ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जी मेरा बेटा, अब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन स्टार्ट करता है ए से, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ई, इसको कह देता हूं बी, ये मेरे पास सी है, ये डी है। आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि हर पॉइंट पे जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, उसमें एक फोर्स लग रही होती है, जिस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं, फोर्स विच कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, और वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश करती है। तो यहां पे आप देख लो, फोर्स हर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, हर एक पॉइंट पे, सर्कल किसी भी पॉइंट पे। अब मेरा बेटा, जब डिस्टेंस लिया जाता है तो हम एक परपेंडिकुलर, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जब भी आपने डिस्प्लेसमेंट लेना होता है सर्कुलर पाथ पे, स्ट्रेट लाइन लेनी होती है, तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे देखो मेरा बेटा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहीं भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपके पास जो एंगल आ रहा होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल आ रहा होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल होता है मेरा बेटा, वो 90 डिग्री होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में मेरे बेटे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल आपके पास 90 डिग्री आ रहा हो, तो मेरा बेटा एफ डी कॉस 90 डिग्री, इट मींस कि आपके पास जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और 90 डिग्री का एंगल होता है, तो मेरा बेटा आप ये बात कह सकते हो कि वहां पे वर्क की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क की वैल्यू क्या होगी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मेरा बेटा जो वर्क की वैल्यू है वो जीरो होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क की वैल्यू है मेरा बेटा वो जीरो होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क की वैल्यू मेरा बेटा वो जीरो होगी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम लोग ये चीज देखते हैं कि आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क इक्वल आता है वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एसआई यूनिट ऑफ अगर लिया जाए तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क लिया जाता है मेरा बेटा आपके पास जॉब। अब लेकिन आपके पास अगर इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूटन मीटर में भी, कि फोर्स का यूनिट आपके पास न्यूटन है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा, इसको न्यूटन मीटर भी लिखा जा सकता है। बट रिमेंबर कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क आपके पास मेरा बेटा जॉल है, और वर्क आपके पास मेरा बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि आपके पास जब न्यूटन मीटर की बात की जाए तो मेरा बेटा ये टॉर्क का यूनिट है, और टॉर्क आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। आप इनको सेम कंसीडर नहीं कर सकते। When they are entirely different from each other, तो आप मेरा बेटा ये कहोगे कि टॉर्क के लिए जब यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन मीटर, और वर्क के लिए जब यूनिट की बात की जाएगी मेरा बेटा जॉल। और हमने डायमेंशन वाले टॉपिक में मेरा बेटा ये बात की थी कि आपके पास मेरा बेटा जो डायमेंशन होती है इन दोनों की तकरीबन, इन दोनों की डायमेंशन सेम आती है, ml²t-2। मेरा बेटा क्या चीज रह गई है जो सर ने नहीं पढ़ाई? मेरा बेटा मैंने ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं किया, और रिबा बेटा मैंने सिर्फ ये चीज बताई थी। चलिए बेटा टॉर्क का टॉपिक, चले भाई अगर इसमें
पैसेज डिफिकल्टी, तो इसको भी कल भी डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब मेरा बेटा मैं ये बात बता रहा हूँ कि मैंने फोर्स को कंपार्टमेंट्स में नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर हम मेरा बेटा डिफरेंट पॉइंट्स पे आके अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पे आके बात करते हैं मेरा बेटा वर्क की, या आपके पास बेटा फोर्स की बात करते हैं, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे भी जिस मर्जी पॉइंट पे फोर्स की बात कर ले, डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले, दोनों में जो एंगल है मेरा बेटा वो 90 डिग्री आ रहा होगा। सो टॉर्क और वर्क की डायमेंशन भी सेम है लेकिन यूनिट डिफरेंट है, और नेचर ऑफ क्वांटिटी भी कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो डायमेंशन है मेरा बेटा वो सेम आ रही है। तो ये बात उस वक्त भी हुई थी कि कोई सी दो डिफरेंट क्वांटिटीज हो तो उनकी डायमेंशन सेम हो सकती है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला सेम हो सकते हैं एमकेएस में, या जो लिखे जाते हैं न्यूटन मीटर, बट उनके एसआई यूनिट और जो नेचर है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। मेरा बेटा जब भी प्रोडक्ट लिया जाता है मेरी बहन रुबाब, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आपके पास रिजल्ट में हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, और अगर जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो थर्ड क्वांटिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो बहुत बेसिक्स था मेरे बच्चे। अब मेरा बेटा एफ डी कर्व की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करते हैं। तो मेरा बेटा आप लोगों ने जो चीज याद रखनी है वो देख लीजिएगा, इसका अगर आप कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो देख ले बेटा। मेरा बेटा अभी तो लेक्चर चल रहे हैं ना, उसमें बेटा ओवरव्यू भी मिल जाता है। एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू हमारे पास आता है मेरा बेटा टोटल वर्क डन के इक्वल, कि आपके पास अगर ग्राफ बनाओ एफ और डी के दरमियान, हम ये बात कर लेते हैं मेरा बेटा, जैसे कि हम ये बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा वाई एक्सिस पे लेंगे, फोर्स हमारी डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे आ गया, फोर्स हमारी वाई एक्सिस पे आ गई। अगर हमारे पास यहां तक इस तरह का एरिया बन रहा है तो ये जो एरिया है आपके पास, अगर ये एरिया कैलकुलेट कर लिया जाए तो हमारे पास टोटल वर्क डन आएगा। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करेंगे तो किसके इक्वल आएगी मेरा बेटा, एफ डी के इक्वल। तो इट मींस कि टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इन एफ डी कर्व इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू टोटल वर्क डन होता है। ओके, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये अगर क्लियर हो गया तो मेरा बेटा मुझे बता दे ताकि नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक था, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। उसमें जो भी आप नेक्स्ट वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनकी बात की। बाय वेरिएबल फोर्स ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो जाए उसे हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं, और टोटल वर्क वहां पे कैलकुलेट मेरा बेटा हम हमेशा करते हैं, वर्क टोटल इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n f cos थीटा डेल्टा डी आई। तो मेरा बेटा एक चीज याद रखिएगा, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है उसमें आता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें मेरा बेटा हम जो चीज ऑब्जर्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि आपके पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक पहुंचना है। तो एक तो ये पाथ ले लेते हैं मेरा बेटा, पाथ 1, ये हमारे पास आ गया मेरा बेटा पाथ 2, पाथ 1, ये मेरा बेटा हमारे पास आ गया पाथ 2, ये हमारे पास आ गया पाथ 3, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। अब मेरा बेटा आपके पास यहां पे ये हाइट h है, ये हाइट भी h है। आप लोगों ने ये चीज अपनी बुक में बड़े अच्छे से पढ़ी है कि ये याद रखिएगा, जब दो पॉइंट्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट चेंज ना हो स्लोप कैसे आएगी मेरे भाई। पहली बात तो क्वेश्चन ये बनता है ना कि स्लोप कैसे आएगी,
अब फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो तो डेफिनेटली आपके पास जो वर्क है वो जीरो हो जाएगा, और फोर्स ना हो तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो ही नहीं सकता, तो वर्क की वैल्यू वैसे ही जीरो आएगी। आपके पास जो ग्राफ बनेगा मेरा बेटा वो रेक्टेंगुलर शेप में ही बनेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। अब कंजर्वेटिव फील्ड ऐसा कौन सा फील्ड होता है? ऐसा फील्ड जिसमें आपका वर्क इंडिपेंडेंट हो पाथ पे। वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, कि आप किसी भी पाथ को अडॉप्ट करते हुए जाएं, आप किसी भी पाथ को अडॉप्ट करते हुए ए से बी तक जाएं तो आपके जो वर्क की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आएगी। आपके जो वर्क की वैल्यू है मेरा बेटा वो बिल्कुल सेम आएगी। आप ए से बी तक किसी भी पाथ को अडॉप्ट करते हुए जाएं तो वर्क की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा बिल्कुल सेम आएगी। वर्क डन, सो वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड कंजर्वेटिव फील्ड। अब कंजर्वेटिव फील्ड ऐसा फील्ड जिसमें आपका वर्क डिपेंड नहीं करता पाथ के ऊपर। हमेशा अगर आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स अगर दोनों सेम है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स अगर आपके पास मेरा बेटा सेम आ रहे हैं तो आपके पास जो वर्क की वैल्यू है वो बिल्कुल मेरा बेटा सेम रहेगी। आपके पास जो वर्क की वैल्यू है वो बिल्कुल मेरा बेटा आपके पास सेम रहेगी। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स अगर मेरा बेटा आप लोगों के सेम आ रहे हैं ए से बी तक। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर आपके सेम है। सो कंजर्वेटिव फील्ड ऐसा फील्ड जहां पे आपका मेरा बेटा, यार भाई मैंने आपको यही चीज बताई है कि आपके पास स्लोप, सबसे पहली कंडीशन तो ये मुझे बताएं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके पास यहाँ पे स्लोप की फॉर्मेशन हो। मैं आपको जरा बुक में ले चलता हूँ। आप अपनी बुक में भी मेरा बेटा देखो तो आपके पास कहीं स्लोप कब बनती, जब कोई पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट करे और वहां पे ये चीज हो। तो हमारे पास यहाँ पे मेरा बेटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जाहिर सी बात है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो एरिया, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ जो हमारे पास आता है वो चीज हमने देखनी है। अब जो भी आपके पास ग्राफिकल शेप बन रही होगी, जैसे कि रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, जो भी शेप बन रही होगी, जब स्लोप निकालोगे तो हमने एरिया निकालना है मेरे भाई, एरिया निकालना है। क्योंकि हम लोगों ने फार्मूले में ये चीज पढ़ी कि एरिया जब निकालेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है मेरा बेटा? वर्क। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? वर्क। इवन कि अगर जब हम स्लोप की बात करते थे, जैसे कि अगर स्लोप की बात की हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो वेलोसिटी आती थी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने का मतलब क्या था? वेलोसिटी। इस तरह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसके लिए बना रहे हैं मेरा बेटा? वर्क के लिए। तो यहां पे जो वर्क आता है वो एरिया अंडर द ग्राफ के इक्वल आ रहे हैं। जी मेरा बेटा सॉरी, आज कॉल अर्जेंट थी इसलिए मुझे कॉल पिक करना पड़ेगी। अब मैं अगेन आप लोगों के सामने मेरे बच्चे बात कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड समझ नहीं है मेरा बेटा। आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड जिसकी वैल्यू जी के साथ आप कहते हो कि हमेशा चेंज होती है। जब हम वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हमारा कंसर्न वर्क के साथ है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ग्रेविटेशनल जो आपके पास फोर्स होती है F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, वो चेंज होती है अवे फ्रॉम द अर्थ। चाहते हो जी की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है। आप जमीन की तरफ आते हो तो इंक्रीज करती है। हमने जब वर्क निकाला, हमने कहा जब ए और बी इन दो पॉइंट्स अगर सेम है, जहां से आपने अपना वर्क स्टार्ट किया और एंड तक पहुंचे, अगर ये दोनों ओरिजिनल, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स सेम है मेरा बेटा। इनिशियल पॉइंट कैसे सेम? ओ मेरे भाई, मैंने कहा कि अगर आपने यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट को लेके डिस्प्लेस करके जाना है तो वो फिक्स पॉइंट ही होंगे। अगर वो दो पॉइंट फिक्स्ड है तो आपके पास मेरा बेटा जो वर्क की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। आप यहां से यहां तक जाते हुए जो मर्जी पाथ अडॉप्ट करें तो आपके पास वर्क की वैल्यू सेम आएगी। ऐसे सेम हो मेरा बेटा, अगर आपका घर और आपकी खाला का घर और आपने अपने घर से अपनी खाला के घर अगर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करना हो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो चेंज नहीं होंगे मेरा पुत्र, तो वो सेम रहेंगे। अब मेरा बेटा दोबारा से सुन ले। अब हमने कहा कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? एक जैसा रहना। एक जैसे रहने का मतलब कि आपके पास अगर वर्क
पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि जिस मर्जी पाथ पे जाओ, जैसे मर्जी ए से बी तक जाओ, कि वर्क की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। आप अपनी बुक के टॉपिक में जरा देखें, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, आपके पास हर पाथ पे जो मेरा बेटा वर्क की वैल्यू है वो सेम। जी मेरा बेटा, काफी सिंपल टॉपिक था, लेकिन सबको ही बताना तो होता है। अच्छा मेरा बेटा, अब एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों से पूछ लेते हैं। मेरे पास दो पॉइंट्स है मेरा बेटा, एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से बी तक हमने मेरा बेटा वर्क की बात करनी है, पॉइंट ए से बी। क्वेश्चन ये है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब यहां पे जो फोर्स है वो ग्रेविटी की फोर्स है, और वर्क भी किससे हो रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा बेटा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। फॉर्मूला तो हमारे पास ही आता है, लेकिन यहां पे जब ग्रेविटी की फोर्स की बात करूंगा तो आपकी जो फोर्स है मेरा बेटा वो वेट के इक्वल आएगी, और वेट हमारे पास mg के इक्वल आता है। इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मेरा बेटा, हम जब डिस्टेंस की बात करते हैं d, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा हो, हम इसको h लेते हैं, तो यहां पे आ गया h। अब मेन कॉन्सेप्ट आता है मेरा बेटा एंगल का। अब एंगल का समझिएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब मेरा बेटा ग्रेविटी की फोर्स तो हमेशा एक्ट करती है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, दोनों में एंगल फिर क्या आएगा, जब दोनों क्या होंगे एंटी पैरेलल, तो एंगल आएगा मेरा बेटा आपके पास 180 डिग्री। तो फॉर्मूला फिर वर्क का क्या बनेगा मेरा बेटा, माइनस mgh। जी एग्जैक्टली मेरा बेटा, माइनस mgh। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात करते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अब ग्रेविटी से वर्क नहीं किया जा रहा, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट से अगेंस्ट द ग्रेविटी उस पर फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब मैं वर्ड यहां पे अगेंस्ट द ग्रेविटी बोलूंगा तो पहले बाय द ग्रेविटी आ रहा था, अब अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है। जब अगेंस्ट द ग्रेविटी बात की जाएगी ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले जाते हुए, तो दोनों के दरमियान एंगल आपके पास अब 0 डिग्री आ जाएगा। बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। मेरा बेटा कोस 180 लिया वैस तो -1 आता है। तो हमारे पास मेरा बेटा अगर मैं लिखूं एफ डी कॉस थीटा और थीटा की जगह मेरा बेटा मैं 0 पुट करता हूं, तो कॉस 0 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी मेरा बेटा एफ डी। मैं आपके पास या एफ की जगह हम सिंपली वही एम जी एच कॉस थीटा बना देंगे, इसको W आएगा mgh के इक्वल। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जैसे कि मेरे बच्चों ने पूछा कि कैसे आ गया आपके पास नेगेटिव साइन। मेरा बेटा हमने पहली लाइन लिखी वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी से अगर वर्क करना है तो फोर्स लिखी जाएगी। अब बाय ग्रेविटी फोर्स की डायरेक्शन तो हमेशा क्या होती है डाउनवर्ड, लेकिन ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जा रहा है ए से बी। इट मींस कि दोनों एफ और डी बोथ आर एंटी पैरेलल, और जब एंटी पैरेलल की बात करते हैं तो एंगल मेरे पास मेरा बेटा आता है 180 डिग्री। अब जब अगेंस्ट द ग्रेविटी बात की जाएगी कि ए से बी तक ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फोर्स नहीं लग रही, ऊपर की तरफ ही लग रही है और ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं,
तो मेरा बेटा दोनों के दरमियान जब when two lines are parallel to each other, two quantities are parallel to each other, are moving in the same direction, तो एंगल मेरा बेटा उस वक्त लिया जाता है 0 डिग्री। जब आप यहां पे एंगल 0 डिग्री लेते हैं तो जाहिर सी बात है मेरा बेटा cos 0 1 होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा W इज इक्वल टू mgh के इक्वल। W किसके इक्वल आ जाएगा मेरा बेटा आपके पास mgh के इक्वल। जज़ाकल्लाह सर। अब अगला क्वेश्चन मैं बोलूंगा और आप लोग अगेन थोड़ा कंफ्यूज होंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूं मेरा बेटा, इसको देखो, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, लेकिन आपने मूवमेंट देखनी कैसे है, वो ए से बी है। अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क किया जा रहा है, मतलब फोर्स उस डायरेक्शन में आ रही है, तो थीटा आ गया 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, पर ग्रेविटी की हमें डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड, तो बाय ग्रेविटी, लेकिन ऑब्जेक्ट जा रहा है ए से बी। अब दोनों की तरफ एंगल 180 आ गया व्हेन बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब मेरे बेटे एक्सटर्नल फोर्स शहजादे जब किसी भी पॉइंट को लोअर से हायर की तरफ लेके जाते हैं। अब मेरा बेटा हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, इसी से रेलिवेंट। When an object moves against gravity, when an object moves against gravity, जब कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करता है, then work done by the gravity and change in potential energy, then work done by gravity and change in potential energy respectively are ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सबसे पहले हमें बात करनी है वर्क की। मैं कहता हूं वर्क नेगेटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। फिर उसके बाद मैं कहता हूं वर्क आपका पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब वर्क आपका पॉजिटिव है, वर्क आपका पॉजिटिव है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और वर्क आपका नेगेटिव है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा कि वर्क व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, अब वर्क किया जा रहा है बाय द ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मेरा बेटा अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब ए से बी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन वर्क डन किया जा रहा है बाय द ग्रेविटी। अब बाय द ग्रेविटी अगर देखो तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट जा रहा है ए से बी, तो एंगल क्या आएगा मेरा पुत्र, 180 डिग्री। जब एंगल 180 डिग्री आएगा तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी जब भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाता है इंक्रीज करती है। सो डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। अब मेरा बेटा मैं कुछ 5 एमसीक्यूज की बात करता हूं यार, उसके बाद फिर उनको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद मेरा बेटा कोई और बात करेंगे। किस चीज की रीजन भाई, मेरे ख्याल में रीजन बता के तो मैंने इस टॉपिक को डिस्कस की है। सर सेकंड केस में ग्रेविटी की फोर्स, जहरी सी बात है भाई, वो खुद स्टेटमेंट में बता रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब भी आप किसी चीज को लेके जाते हो जमीन से ऊपर की तरफ, तो आप खुद उसमें फोर्स लगा रहे हैं ना भाई। अगर वो ये कह देता कि इन केस कि नहीं, जो वर्क किया जा रहा है वो बाय द ग्रेविटी किया जा रहा है, तो उस केस में हम फोर्स को मेरा बेटा क्या लेते हैं, तो ऊपर वाली डायरेक्शन में। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें तो, लेकिन बाय ग्रेविटी क्या है, आपने खुद कहा कि भाई ग्रेविटी का मतलब है ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आएगा, लेकिन आप कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ। दोनों फोर्स और ऑब्जेक्ट की मोशन के दरमियान में एंगेज्ड आ गए, दोनों एंटी पैरेलल आ गए, तो एंगल मेरा बेटा 180 डिग्री आ जाएगा। जी मेरा बेटा मैं कर देता हूं।
मेरा बेटा बहुत आसान से है और इसका जो सोल्यूशन है, अगर कोई एमसीक्यूज आपने इसमें डिस्कस करने वाला हुआ, वर्क के फार्मूले से रेलिवेंट है, एक वेलोसिटी से रेलिवेंट है जो आपको वो वैसे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, फिर आपके पास मैक्सिमम वर्क के बारे में पूछा गया है, फिर पावर फोर्स एंड वेलोसिटी का एक रिलेशनशिप आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको रिकॉल करवाने के लिए वो चीज बता दी है पावर के दरमियान। तो मेरा बेटा उसको जरा माइंड में रखिएगा और इसका जो सोल्यूशन है, आंसर है, उसकी तस्वीर मेरा बेटा मैं अभी आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। और ओके 1/5 0/5 एम दे मेरा बेटा, ये देखो बहुत ही जो नंबर है, ओहो बार बार शो हो जा रहा है, सिर्फ 2 MCQs अटेम्प्ट हो, क्यों क्या इशू है मेरा बेटा? ओके मेरा बेटा जो भी इसका इशू है मैं इसको अभी रिजॉल्व करवाता हूँ, पूछ लेता हूँ। और जो ये एमसीक्यूज हैं, ये मैं मेरा बेटा अपनी जो ड्राइव है उसके अंदर ये पांचों के पांचों एमसीक्यूज विद सॉल्यूशंस मेरा बेटा अभी थोड़ी देर तक अपलोड कर दूंगा। ओके ठीक है मेरा बेटा, मैं इस चीज का जो मसला है कि टेस्ट अब देखो आप लोगों ने इशू बता दिया कि सर ये इशू आ रहा था, तो मेरा बेटा मैं आपका जो इशू है एमसीक्यूज वाला वो पूछ लेता हूँ, कोई टेक्निकल कोई ना कोई इशू आया होगा उसको ठीक कर दिया जाएगा, परेशान होने वाली बात मेरा बेटा बिल्कुल नहीं है। मैं अगेन बात करता हूँ। तो भाई ये टेस्ट बच्चे कह रहे हैं रिपीट हुआ है, किसी के सामने शो हुआ है किसी के सामने नहीं शो हुआ, बार बार सिर्फ 2 MCQs ही रिपीट हो रहे थे, ये टेस्ट दोबारा हो जाए। चले मेरा बेटा एक दफा से दोबारा से, मेरे MCQ 4 से बट मार्क्स 3 आ रहे हैं।